देते रहोगे लोगों को, वोट लेने वाले कब वर्तमान में जो देश और प्रदेश की हालात है, इस हालात में से बेहतर जंगल में जानवर रहते होंगे जितना बुरा हालात आज हमारे देश और प्रदेश का इस शासनदानों ने, सियासतदानों ने करे। 2014 से पहले आप चले जाएं, ऐसा लगता था कि हम किसी अपने बड़े भाई से मिल रहे हैं, अपने ताऊ और चाचा से मिल रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा जहर घोला गया कि हम एक दूसरे को जाति से देखना शुरू कर। लेकिन मुद्दतों बाद, और ये हमेशा हमें और आपको सोचना होगा, जैसे कुरान में कहा गया कि हमारे कई नबी आए, वो नबी हमेशा रूप बदल के आता है, उस घर में आता है, उस बिरादरी में आता है जिस बिरादरी की पूछ नहीं है, जो बिरादरी अपने आप को रेंगता हुआ महसूस करता है। और कलयुग में, जो हमारा ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हिंदुस्तान की राजनीति में हमने आपने देखा है बड़े गौर से कि कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए तो ब्राह्मणों का चला। उत्तर प्रदेश में आप देख ले, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए तो यादवों का उत्थान हो गया। उससे पहले यादव की क्या स्थिति थी आप देखें। फिर भगवान ने देखा कि जाटवों की स्थिति बहुत दयनीय है, तो अस्तागफिरुल्लाह खाने भी खा सकता। लेकिन अफसोस कि वर्तमान के जो सियासतदान हैं हमें उस जगह नहीं ले जाकर अलग करना चाहिए। और एक नेता हमें और आपको मुद्दतों बाद मिला है, वो नेता जिनको भगवान ने कोई कमी नहीं दे रखी है। वो चाहे तो जन्नत को हैदराबाद में बुला सकते हैं। वो चाहे तो स्वर्ग को बुला सकते हैं हैदराबाद की धरती पे, लेकिन वो व्यक्ति उस स्वर्ग को ठुकराकर, उस एसी की हवा को ठुकराकर किसके लिए दर दर भटक रहा है, ये सोचना होगा। वो किसी एक कौम की बात नहीं करता मेरा नेता बात करता है उस कौम की जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता। मेरा नेता जाति की बात नहीं करता, मेरा नेता जमात की बात करता है, मेरा नेता हिंदुस्तान की बात करता है। और जितने नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कोई अपनी जाति की बात करता है, कोई समीकरण की बात करता है, कोई 80% और 20% की बात करता है, और मेरा नेता 100% की बात 100%। उत्तर प्रदेश का जो दबा हुआ वर्ग का फोन है, जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा जाति में वो गरीब अगर है तो भी वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कदम बढ़ते ही उत्तर प्रदेश की धरती पे वो सोया हुआ लोग आज जाग चुका है, और उनके जागने से उन जालिमों का जमीन खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और उन जालिमों का हद देखो, आप इस हद पे आ गया कि मेरे नेता पे गोली चलवाने लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके 100 जगबेरी हुई। और उसके बाद आपने देखा एक छोटा सा कोई नेता बनता है तो अपने लिए गनर और बॉडीगार्ड पाने की बहुत तमन्ना है। हमारे नेता पे गोली चलता है। मैं शुक्र करता हूं अपने भगवान को और अल्लाह को
कि उस दिन मेरा नेता सुरक्षित रह गया, नहीं तो सोचो क्या होता उस दिन, क्या हालात होती मेरे हिंदुस्तान की। कहीं कोई रो रहा होता, कहीं कोई चीख रहा होता, मंजर ही अलग होता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपने भगवान का, उन्होंने मेरे रहनुमा, मेरे नेता को सुरक्षित रखा। और पंडित मनमोहन गामा, हमारे नेता को भगवान ने बचाया, खुदा ने बचाया। सरकार ने लालच दी कि मैं आपको जेट सुरक्षा श्रेणी दे रहा हूं। मेरा नेता क्या कहता है, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं। जिस दिन हिंदुस्तान का सारा नागरिक महफूज हो गया, मैं अपने आप को सुरक्षित। तो ये वक्त बहुत नाजुक दौर से चल रहा है। ये देश हम सबका है, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है। ये देश सबका है, नहीं सोची समझी गई बात तो नुकसान सबका है। साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप अहद कर लो और एक एक लोगों को जगा दो, क्योंकि जो सोए हुए उन्हें जगाना है। तो अगर ऐसा न हो सका तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हम नहीं बचा पाएंगे, फिर अपने हक की आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हम सभी से गुजारिश करते हैं, आने वाला जो पार्षद का चुनाव होगा, उस चुनाव में हमारा भाई आपके साथ वतन का चुनाव लिए खड़ा मिलेगा। आप लोग एक एक करके साथ देना और इन्हें विजयी बनाकर पार्षद नहीं चुनना, अपना सेवक असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, पंडित मनमोहन गामा जिंदाबाद, पंडित मनमोहन गामा जिंदाबाद, वसीम अकरम जिंदाबाद, वसीम अकरम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। और अब इन 70 सालों में, या अंग्रेजों का जब शासन था, उस वक्त जब हमें अंग्रेजों से लड़ना था, तब हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर के जंग लड़ने का था।